दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत जो है भारतीय जो संविधान है उसके विकास के बारे में देखेंगे। किस तरह से जो है भारतीय संवैधानिक विकास हुआ, इन सारी चीज़ों को जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ पे जो है भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है पारित जो अधिनियम हुए थे, तब तक ये देख उस टाइम तक देखते हैं। उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत यानी कि जो क्राउन के अंतर्गत जो बनाए गए अधिनियम थे, जो रूल थे, वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है 1773 से लेकर के 1853 तक, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अब तक यहाँ तक अधिनियम पारित किए गए थे उससे संबंधित नियम है। और जितने भी ब्रिटिश ताज से यानी कि क्राउन के द्वारा जो है जो रूल बनाए गए थे, वो सारे जितने भी अधिनियम थे पारित, वो 1858 से लेकर के 1947 तक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है पारित अधिनियम कौन कौन से थे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि ये जो है 1773 का जो है, आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है। यानी कि जो 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है, उनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी कि उस टाइम स्टार्टिंग में क्या था कि बंगाल के गवर्नर कहे जाते थे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछ देता एग्जाम में कि किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसको जो है गवर्नर जनरल पद बदल दिया गया। तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा जो है चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका जो कार्यकाल था उसे 5 वर्ष तक के लिए रखा गया। और इसमें कौन कौन से लोग थे ये सदस्य चार सदस्यीय गठन में? वारेन हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसी एक्ट के अनुसार जो है वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वहीं फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, ये सारे के सारे लोग जो है उस जो परिषद के सदस्य थे उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो इनको जो है फोर्ट विलियम का जो प्रेसिडेंसी, जो सैनिक असैन्य वगैरह का जो राइट्स थे, वो सारे के सारे जो है दिए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ विशेष मामलों में। तो कुछ विशेष मामलों में जो मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी है, इन्हीं इसी एक्ट के अंतर्गत जो है जो 100% के गवर्नर जनरल थे उनके अधिकार में आता था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमको ये ध्यान देना है कि इस एक्ट के तहत जो है क्या क्या हुआ थे। तो याद रखिएगा 1773 के हिसाब से इस एक्ट के तो गवर्नर जो बंगाल के थे उनको जो है गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि वारिंग हेस्टिंग को जो है प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया था। ठीक है, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है उसके बाद आता है 1774। ठीक है, उसी एक्ट में जो है 1774 में ईस्वी में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस ईयर में जो है स्थापना हुई थी, तो 1774 में। किस एक्ट के तहत? तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग था उसके तहत जो है स्थापना हुई थी। इसमें क्या होता था, एक मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी के 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो 4 न्यायाधीशों को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो है
एक मुख्य न्यायाधीश और 30 जो है अन्य न्यायाधीश को मिलाकर के जो उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी के जो कर्मचारी थे या जो निजी व्यापार करने वाले थे, उनसे जो है भारतीयों से जो है उपहार लेने के लिए प्रतिबंध था। यानी कि जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर, तो क्या होता था कि वो जितने भी कर्मचारी हैं वो जो है क्या करते थे, अलग से व्यापार करना जो है पर्सनली जो है व्यापार करना प्रारंभ कर दिए, और जो भी गिफ्ट वगैरह था वो भारतीयों से लेते थे। तो इन सारी चीज़ों को देख करके जो है कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये भी नियम बनाया कि जो है जो कंपनी का कर्मचारी होगा, ठीक है, वो न तो जो है प्राइवेट बिजनेस कोई कर सकता है और न ही जो है इंडियन के द्वारा कोई भी गिफ्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये 1773 के बाद जो है दूसरा जो एक्ट आता है वो उसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, 1784 का। ठीक है, सीधे 1773 के बाद 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें क्या था कि ये इसका एक मुख्य कारण ये था कि इसमें जो है राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे, जो पॉलिटिकल और जो है ये व्यापारिक जो कार्य थे, उनको जो क्या कर रहे थे, इसमें सेपरेट कर दिया गया था। इनमें जो दोनों को अलग कर दिया गया था। इस एक्ट में से एक निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए उनके जो भी सुपरविजन वगैरह थे उनके लिए नियुक्त किया गया था। यानी कि अलग से जो है एक परिषद का गठन कर दिया गया, एक मंडल बना दिया गया जो व्यापारिक मामलों से संबंधित चीज़ों को जो है सुपरवाइज करेगा। उसके बाद राजनीतिक मामलों के प्रबंधक के लिए एक अलग से बोर्ड बनाते हैं, यानी कि ये दोनों पे यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर दिया। इसके लिए नियंत्रण बोर्ड की गठन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेसिकली जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, ठीक है, उसमें जो है जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य थे उनमें जो है पृथक्करण कर दिया गया। जो व्यापारिक मामलों से संबंधित था उसके लिए एक अलग निदेशक मंडल बनाया, और जो राजनीतिक मामले हैं उसमें जो है एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1786 का जो है अधिनियम। ठीक है, 1784 के बाद 1786 का अधिनियम आया। इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में जो परिषद का निर्णय था उसको निरस्त करना या लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो परिषद निर्णय लेता है तो उसको जो है गवर्नर जनरल इस अधिनियम के तहत जो क्या करता है, या तो उसे निरस्त कर सकता है जैसे उसको लगता है, या तो उसे लागू करने दे सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी, यानी कि हेड जो है उसको बनाया गया था। और याद रखना ये दोनों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको जो है ये दोनों शक्तियाँ प्राप्त थी। कि पहली शक्ति तो ये हो गई कि वो जो है उसे निरस्त कर सकता है या उसे लागू कर सकता है कोई किसी भी परिस्थिति में अधिनियम को। और दूसरी शक्ति ये थी कि ये क्या कर सकता है, किसी भी जो है कार्यकारी जो नियंत्रण बोर्ड था वो सारे के सारे जो है इससे प्रबंधन इसी के अंतर्गत आता था। तो ये दोनों जो है कार्य इसके क्षेत्र में आता था। तो कौन से ऐसे जो है गवर्नर जनरल थे बंगाल के जिनको ये दोनों शक्तियाँ प्राप्त थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी। अब जो है नेक्स्ट आता है 1784 के बाद 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट की मुख्य बातें क्या थी, इसके अंतर्गत कंपनी को जो है 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जितने दिनों तक जो है जितने ईयर्स तक एग्रीमेंट किया रहता है उससे आगे जो है कंपनी के जो भी अधिकार थे वो जो है 20 ईयर्स के लिए उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। फिर आता है 1813 के चार्टर एक्ट। इसमें जो है पहली बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट यहाँ से आईएएस तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा जो है 13 के ये क्या किया था कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है किस एक्ट के तहत जो है भारतीयों को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। तो वो जो है 1813 का चार्टर एक्ट थे। ठीक है, इसमें जो है मोनोपोली था कंपनी का
भारतीयों के प्रति व्यापार पे उस पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे यद्यप चीन के साथ जो है चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा उनका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके साथ किस देश के साथ जो है व्यापार का एक अधिकार बना था, तो वो जो है चीन के साथ जो है एक अधिकार उनका बना था। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, इसमें देखते हैं। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे संपूर्ण भारत का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको जो संपूर्ण भारत का अब गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इसकी जो धारा 87 है, इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर जो है वो क्या होता, सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। ठीक है, यानी कि अब जो है उसे उसे जो है केंद्रीकरण भी कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे क्या था, शासन प्रणाली जो केंद्रीकरण कर दिया गया और उन्हें जो है अब जो है कहीं न कहीं जो है उनमें राजनीतिक या व्यापारिक हिस्सों में भाग लेने की अनुमति भी दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिए और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने के लिए जो है वो क्या थे, राजनीतिक कार्य करने के लिए थे। ठीक है, बाकी जितने भी व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में क्या था, एक कानून का एक चौथा सदस्य नियुक्त किया गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर, जिन्हें मैकाले का यानी मैकाले के नाम से जानते हैं, ये कानून के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है इस एक्ट के तहत जो है जो गवर्नर जनरल का पूरे भारत पर कानून बनाने का एक अधिकार प्रदान किया गया और जितने भी योग्यता संबंधित मानदंड थे, भेदभाव वगैरह को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद 1853 में जो है ये पूरी तरह से जो विधायी शक्तियों को कार्यपालिक शक्तियों से पृथक कर दिया गया। यानी कि अब जो है जो विधि से संबंधित चीज़ें थी वो भारतीय और केंद्रीय विधान परिषद के समक्ष हो गई। सिविल सेवकों की भर्ती या खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब जो है कोई भी पार्टिसिपेट करके अपनी योग्यता के अनुसार जो है, ठीक है, अपने स्किल के हिसाब से वो वहाँ पे देख सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो अब तक कहीं न कहीं जो है किसी न किसी रूप में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद जो है यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। और फिर जो है पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 53 का। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, जैसा कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे वो 1773 से लेकर 1853 तक थे। तो ये जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम है ये जो है 1858 से लेकर के, ठीक है, ये कब तक है, 1947 तक है। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको एक साथ कंपाइल किया गया है। तो क्या है ये चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये था कि 1858 में क्या था कि भारत शासन का एक अधिनियम आया। ठीक है, इसकी क्या मुख्य बातें थी, तो ये बातें ये थी कि भारत शासन का जो ब्रिटिश ताज था उसको उसके अधीन कर दिया गया था। यानी कि इसके पहले जो है कंपनी के अधीन जो रूल वगैरह थे, लेकिन अब जो है 1858 के द्वारा जो है भारत का जो भी शासन था वो जो क्राउन थी, ब्रिटेन की महारानी या जो भी महाराजा थे उनके अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उसे अब इसी अधिनियम के अंतर्गत जो उसे वायसराय भी कहा जाने लगा। और जो ब्रिटिश ताज था उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वो बन गया। यानी कि जो वायसराय था, जो पहले भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब वो भारत का वायसराय हो गया और वो जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि बन गया किसका, ब्रिटिश ताज का। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत की
एक राज्य सचिव पद का भी सृजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण नियंत्रण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पूरी की पूरी जो नियंत्रण है उनके अधीन थी। ठीक है। और इन्हीं की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों का एक टीम भी गठित किया, एक परिषद भी बनाया गया। ठीक है, उससे संबंधित प्रावधान किए गए, तो याद रखिएगा। और अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसमें जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि पहले जो कानून बनाए जाते थे, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जैसे कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था किया गया था। तो इसमें जो है अब कानून जो है इस 1861 के द्वारा क्या होगा कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो भारतीयों के जो प्रतिनिधि थे उनको शामिल किया जाएगा कानून प्रक्रिया में बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले जो था उसमें जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। तो एक बड़ा ये चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिला। अधिनियम द्वारा जो मद्रास बम्बई के प्रेसिडेंसी थे उनको जो है क्या किया गया, पुनः जो है विधायी शक्तियाँ दे करके उसको डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरुआत की, यानी कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को एक और आपातकाल परिषद के लिए जो है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी थी। जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट को है इस टाइम ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, ठीक है, और स्टेट में राज्यपाल को है, उसी तरीके से जो है क्या है कि उस टाइम जो है वायसराय को ये पावर दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दूसरा जो अधिनियम आता है वो 1892 का था। इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे उनके अतिरिक्त जो गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, और यही नहीं, विधान परिषद के जो वार्षिक बजट हैं उस पर बहस। अब देखिए वार्षिक जो बजट है वो इस समय जो आर्टिकल 112 है उसमें बताया गया है। ठीक है, वित्तीय विवरण करके है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट शब्द का उसमें उल्लेख नहीं है। तो ये उस दौरान जो क्या था उस पर बहस करने के लिए जो सदस्यों को, जो भारतीय सदस्य उनको शामिल किया गया, उनको यह अधिकार भी दिया गया कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं बजट से संबंधित। ठीक है, परंतु उनमें जो है उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। उसके बाद क्या मेजर चेंजेस आए? जो निर्वाचन पद्धति का आरंभ था वो एक इम्पोर्टेंट था। किस किस के लिए? ये जो अधिनियम था, ठीक है, उस अधिनियम यानी कि 1892 का जो परिषद अधिनियम था उसमें जो है पूछे जाने का अधिकार, प्रश्न पूछे जाने का बजट के अंतर्गत, और जो है निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 का, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? इस अधिनियम द्वारा जो है क्या हुआ था कि भारतीय को जो विधि निर्माण के लिए या प्रशासन के लिए दोनों प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, यानी वो विधि निर्माण भी कर सकते हैं और प्रशासन में भाग भी ले सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है प्रतिनिधित्व दे दिया गया था, और इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय जो विधायी शक्ति को उसको क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। अब देखिए उस पर जो है, और साथ ही साथ जो परिषद के जो सदस्य थे उनको बजट की विवेचना करना तथा उस पर जो है प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था। पृथक निर्वाचन के आधार पर जो है मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में भी प्रावधान किया गया था। तो ये सारे मेजर चेंजेस उसमें किए गए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 का जो था उसे मांटेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? अपनाया गया। उसके बाद इसमें क्या था कि जो सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय
पर भी ये जो है निर्वाचन प्रणाली लागू किया जाता था। केंद्र में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था भी स्थापित किया गया और इसके बाद जो है इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्र थे उसे प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल ये जो है ब्रिटिश कानून को बना सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है प्रावधान उसमें किया गया और सारे की सारी चीज़ें जो है ये सब उत्तरदायी होंगे शासन के प्रति। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन भी किया गया जो 10 वर्ष बाद जो इस अधिनियम की समीक्षा करके रिपोर्ट देगा। भारत शासन अधिनियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1935 का, जो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, द्वैध शासन समाप्त करके जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली बनाई गई और इसी के साथ ही भारत में मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए जो है 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। और उसके बाद जो है जो दलित जाति थी, महिलाओं थी या जो मजदूर थे, उनको भी निर्वाचन प्रणाली में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम में वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, अतः दो चीज़ें बनाई गई, सिंध और उड़ीसा दो प्रांतों में इसको जो है विभाजित कर दिया गया और दोनों जगहों पे क्या व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता 1947 के बारे में। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ और इसमें जो है जो वायसराय का जो पद था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। डोमिनियन राज्य के गवर्नर के जनरल के रूप में उन्हें सृजित किया गया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि को भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो शाही उपाधि थी पहले वो जो है अब भारत का सम्राट शब्द के द्वारा जो उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये थी जो है अब तक हमने डिस्कस किया कि जो है दो तरह से शासन प्रणालियाँ थी, यानी कि जो संवैधानिक विकास से संबंधित था, पहला कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम के अनुसार और जो ब्रिटिश ताज के शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो अब तक जो है पारित अधिनियम थे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।